केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, उसको आसान बनाने के लिए मैं वीडियो फॉर्मेट में कुछ लेके आया हूँ। आप देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है? इसको समझते कैसे हैं, कैसे क्विक आंसर देते हैं, इस चीज़ को नोटिस करिएगा। दूसरी बात ये है, मैंने बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करे थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ये वीडियोस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में आप कैसे अपने टाइम को सेव करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स को देंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में हम लोग इक्वेशंस भूल जाते हैं कि इक्वेशंस को कैसे लिखें, कहाँ पर क्या करना है। अभी मैं ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट अभी मैं करने जा रहा हूँ। इसमें आपके सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स रिवाइज होंगे, नंबर वन। दूसरी खास बात क्या है इस वीडियो की, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर इसमें करते चलेंगे, चैप्टर रिवाइज होते चलेंगे, और ये क्वेश्चंस में भी कमिंग इन योर एग्जाम। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसमें से ये वीडियो तो होंगी, पेपर बाद में होगा, तो आप मैच करिएगा, हर एक सेट में अपने ये क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको ट्रस्ट है तो बिल्कुल उसको फॉलो करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री में ये है। क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि which of the following equations represent redox reactions and what are the values of P and Q in each equations। समझते हैं, ये टिक द ऑप्शन है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, P F के साथ में ये रहा और Q ये रहा। अब P और Q को ये दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। यहाँ पर आयरन कितने दिख रहे हैं? 2। यहाँ पर आयरन कितना है? 1। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि P की वैल्यू 2 आ गई। ऑप्शन में देखते हैं, 2 इसमें भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन में भी 2 मिल रहा है। तो पहला वाला तो हो गया एलिमिनेट। फिर देखते हैं Q की वैल्यू, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर मेजर करते हैं, ये आगे 2 लगा है, 2 10 जा 20, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 20। जो आगे नंबर लगा होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई हुई, हाइड्रोजन यहाँ पर 20 मिले, यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर कितना आएगा? 20 बनाने के लिए 10 आएगा, 10 2 जा 20। इसका मतलब यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी हो गई? 10। Q 10 और P 2, तो ये ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी डिलीट हो गया। समझते चलना बात को। मुझको समझाने में जो भी टाइम लगे, लेकिन अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप उस स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, 1.5 या 2x करके भी देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। फिर P और Q कितना आ गया? P हमारे पास आ गया 2 और Q आ गया 10, इसलिए फर्स्ट 2 डिलीट हो गए। अब इन दोनों में दे रहे हैं क्या इक्वेशन 2 रिडॉक्स है या 1 और 2 दोनों रिडॉक्स है? रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, रिडॉक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रेड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Fe2O3 से यहाँ जाने पे हमें देखने को मिला कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया है ना? Fe2O3 है, यहाँ पर Fe है, तो ऑक्सीजन हट गया। और एल्यूमिनियम में देखने को मिल रहा है, एल्यूमिनियम यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों हो रही हैं, तो ये रिडॉक्स है, पहली इक्वेशन। सेकेंड में देखते हैं, कार्बन में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पे कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये भी रिडॉक्स हुई और ऊपर वाली भी रिडॉक्स हुई, दोनों की रिडॉक्स रिएक्शन हुई। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिस्क्राइब्ड। देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। और ये कैसा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ये सही है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक, और ये रिएक्शन किससे करता है? एसिड से। इसमें एसिड से तो कर रहा है, लेकिन आगे कह रहा है कि बेस से भी करेगा, इस वजह से ये क्या हो गया? गलत। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड
कैसा होता है नेचर में, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक की वजह से ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आपको बात समझ में आ रही है ऑप्शन बी कैसे है? लास्ट वाला भी समझ लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। सल्फर डाइऑक्साइड नेचर में होता है बेसिक, नेचर में ये होता है एसिडिक, जबकि ये कह रहे हैं कि एसिडिक है और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट नहीं करेगा और ना इससे करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जबकि ये नेचर में एसिडिक है तो बेस से तो रिएक्ट करना चाहिए था, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। इसमें कह रहे हैं कि दोनों से नहीं करेगा। बात समझ में आ रही, ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, कलर का क्वेश्चन है, समझते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब है, मान के चलो ये एक टेस्ट ट्यूब P है, एक ही Q है, इसका नाम P, इसका नाम Q। बात को समझना, आयरन को इसके अंदर रखा है कॉपर सल्फेट, इसके अंदर क्या रखा है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। और इसके अंदर क्या रख रखा है, इसके अंदर है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर है और उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट। जब आयरन नेल को इसमें डिप करेंगे, सिंपल सा आसान एक तरीका बताते हैं। जब आयरन नेल डिप करेंगे तो आयरन नेल कॉपर में डालेंगे, कॉपर में डालने पर कॉपर किस कलर का, ब्राउन कलर का, तो ब्राउन कोटिंग आ जाएगी। और जब सिल्वर में डालेंगे तो सिल्वर का कलर की कोटिंग आ जाएगी, यानी कि सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब Q। Q में कैसी कोटिंग आएगी, सिल्वर, क्योंकि इसमें सिल्वर नाइट्रेट है। और ब्राउन कोटिंग टेस्ट ट्यूब P में, क्योंकि उसमें कॉपर है। नेक्स्ट क्या है, मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज बताना है, व्हाट इज द कलर ऑफ मैथिल ऑरेंज इन ईच सोल्यूशन। एक एसिड है, दूसरा बेसिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैथिल ऑरेंज का कलर एसिड में रेड कलर का होता है। कैसा कलर होता है, रेड कलर का। और ओ वाई ओए और ओए क्या होता है, मैथिल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो। मैथिल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substance when dissolved in equal volume of water will have the highest pH value। हाईएस्ट pH वैल्यू, pH स्केल क्या होता है, pH स्केल में यहाँ लेफ्ट के लिए बढ़ेंगे तो एसिड होता है और राइट के लिए बढ़ने पर बेस होता है। इस साइड में क्या है, 0 1 2 3 4, यहाँ 7, फिर 7 से इधर के लिए 14। अब एक बार बताओ, हाईएस्ट पीएच वैल्यू तो इधर के लिए नंबर बढ़ रहा है 7 से 14 के लिए, 7 से 14 के लिए तो बेसिक हो रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं ये चीज समझते चलो ध्यान से। When excess of carbon dioxide is passed through lime water, लाइम वाटर में क्या करा, CO2 को बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिया तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई। ठीक है, CO2 को लाइम वाटर में डाल दिया, लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे, इससे बनके क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और CO2 फिर भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाने के बाद में CaHCO3 का होल ट्वाइस क्या बनेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ये बात समझना, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे, क्योंकि ये H क्या है, बीच में आ रहा है तो बाई को रिप्रेजेंट करता है, ना कि डाई। कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा जब CO2 को बढ़ाते जाएंगे। तो देखो, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाई कार्बोनेट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, हम लोग क्या लेके चले, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड ले लिया,
इसको करें सोडियम सल्फेट से, सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या मिलके आएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट VaSO4 प्लस और क्या निकलेगा NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड ट्वाइस। अब आपको देखने से पता चल गया BaSO4 और NaCl, ऑप्शन में BaSO4 भी और NaCl भी है, लेकिन BaSO4 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये कह रहे हैं, पूछा है द एक्वस सोल्यूशन फॉर्म्ड विल बी एक्वस, और ये कैसा होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट सॉलिड, वाइट कलर का ये सॉलिड है जो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे ट्यूब में बैठ जाएगा, जबकि NaCl कैसा है, ये सॉल्ट है, ये हमें मिलेगा। ये बात ध्यान समझ लेना, क्योंकि BaSO4 लगा देंगे तो गलत हो गया, बन के तो वो भी आया, लेकिन ये कैसा है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है जो ट्यूब में नीचे लिक्विड में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में कहा गया है, इसमें एक बात बहुत अच्छी याद आती है, इस वाले क्वेश्चन में असर्शन ये गिवन है और पूछा है सेम होमोलोगस सीरीज। एक बात समझना जरा ध्यान से, इसमें एक यूट्यूब में कोई सर हैं, वो कहते हैं कह दो ना, कह दो ना दो कम, कह दो ना दो ज्यादा, ऐसे करके उनकी बनी हुई एक ट्रिक है, बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें देखो, अब ये देखो, अगर कह दो ना होता तो ये होमोलोगस थी, या कह दो ना दो कम होता सब में तो भी थी, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह दो ना है, यहाँ पर कह दो ना से दो कम है, यहाँ पे कह दो ना से दो ज्यादा है, इसका मतलब ये होमोलोगस सीरीज नहीं है, असर्शन फॉल्स। असर्शन फॉल्स तो रीजन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आई आपको, कह दो ना कैसे होता है समझते हैं, CnH2n, CnH2n यानी कि एल्कीन, कह दो ना +2 एल्कीन, CnH2n-2, ये क्या बना, कह दो ना -2 कम। अब समझते हैं एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की गई है, इस एक्टिविटी में द फॉलोइंग एक्टिविटी सेट अप इन द साइंस लैब बाय द टीचर ही क्लैप। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की वायर को स्टैंड एंड फिक्स करा गया पिन से, और द वायर यूजिंग वैक्स, देन ही हीटेड द वायर विद द बर्नर फ्रॉम द एंड वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड, स्टूडेंट ऑब्जर्व द पिन फॉल ऑफ। ध्यान से इस एक्टिविटी को आपको पढ़नी है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है इफ द टीचर रिप्लेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर, अगर क्या करें टीचर एल्यूमिनियम की जगह सिल्वर वायर ले लें तो क्या ऑब्जर्व करा जाएगा, इसको बताना है। देखो सिल्वर वायर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कंपेयर में ज़्यादा जल्दी से हीट फ्लो होगी, तो इसका मतलब ये जल्दी से नीचे गिर जाएगा, क्या होगा मेल्ट, हीटिंग इफेक्ट से ये जल्दी से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सिल्वर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू एल्यूमिनियम। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या है, विल एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पूछा गया है क्या सिल्वर वायर मेल्ट हो, एल्यूमिनियम वायर मेल्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम वायर मेल्ट नहीं होगा, नो। क्यों नहीं होगा, रीजन इसके पीछे ये है, क्योंकि ये ना मेल्ट होने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये मेटल है, और मेटल जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेटल्स का क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा पूछा गया है एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, देख लो एक्स को कैरोसिन में रखा गया, कैरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में, कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कोर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट से इसको निकाला नहीं जा रहा है, एक्स फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। अब समझते हैं कैन बी स्टोर एक्स इन वाटर, क्या इसको वाटर में रख सकते हैं, देखो
मिट्टी के तेल में रखा गया है इसको, केरोसिन ऑयल में, अगर वाटर में रखेंगे तो ये उससे रिएक्ट करके आग लग जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या पानी में रख सकते हैं? पानी में इसको नहीं रख सकते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि ये पानी में रखने पर बहुत जल्दी आग को पकड़ लेगा, एक्सोथर्मिक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स। एक्स एलिमेंट वो क्या है? एक्स एलिमेंट आपका सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम भी हो सकता है, दोनों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हाईली रिएक्टिव हैं और दोनों को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और आपका पोटेशियम दोनों ले सकते हैं। नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स। एक्स को उसके ओर से निकालने का क्या प्रोसेस है, देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे और समझ लेते हैं, एक्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या है। देखो क्वेश्चन में, हाँ ये रहा, एक्सट्रैक्ट करने के लिए Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ Cl निगेटिव, इसको मैं अपने तरीके से और बताता हूँ, समझते हैं कैसे। कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का मतलब हुआ NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से होगा ये, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज सोडियम और क्लोरीन में। सोडियम पर कैसा आयन आएगा? पॉजिटिव, और क्लोरीन पे निगेटिव। अब पॉजिटिव, ये रूल एक टाइप से कहेंगे ट्रिक है। देखो पीसी, पीसी समझना, पॉजिटिव कैथोड, पॉजिटिव कैथोड, जैसे टर्मिनल में हम लोगों को कंफ्यूजन होती है तो पॉजिटिव कैथोड, पीसी ना, पीसी ना, पीसी ना क्या हुआ? पॉजिटिव कैथोड टर्मिनल है, निगेटिव एनोड टर्मिनल है, तो पॉजिटिव वाला कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव वाला कैथोड में मिलेगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सॉरी, ये पॉजिटिव वाला किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ। तो Na पॉजिटिव किधर जाएगा? एनोड की तरफ, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और क्लोरीन वाला किधर जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। NaCl इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ब्रेक डाउन होगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनेगा। Na पॉजिटिव किधर जाएगा? Na पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि एनोड निगेटिव टर्मिनल होता है। और Cl निगेटिव किधर जाएगा? Cl निगेटिव कैथोड की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब देखो इसमें भी लिखा है कि आप पोटेशियम को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी हाईली रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें? आगे कहा गया है द डोम्स ऑफ मैनी बिल्डिंग इन यूरोप। तो वो कॉपर की बनी है, डोम्स गुंबद टाइप की होती हैं। दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश इन कलर, वो ग्रीन ग्रीन हो गई है, जबकि कॉपर कैसा कलर का होता है? ब्राउन। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी करा था जिसमें टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल डाला था, तो आयरन का कलर कोटिंग कैसी हो गई थी? कॉपर की हो गई थी, ब्राउन कलर हो रहा था। अब इसमें ग्रीन कलर क्यों हो रहा है? वाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश दो कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर? वाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश? देखो कॉपर जो है, जो ऊपर सरफेस पे लगा हुआ है, तो इसके पीछे होने का रीजन ये है, कॉपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और गैसेस की वजह से कोरोड हो रहा है। कोरोड की वजह से वो बना रहा है कॉपर कार्बोनेट। क्या बना रहा है? कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस और मॉइस्चर है, उससे बन रहा है कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। क्लियर? जिस वजह से वो ग्रीनिश कलर का दिखाई पड़ रहा है हमें। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या है? इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाय आयरन डोम्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑफ द कलर ऑफ कॉपर डोम्स? देखो ये लोग कह रहे हैं कि अगर वहां पे हम लोग कॉपर का यूज कर रहे हैं, कॉपर को हटा दें, ठीक है, उसकी जगह पे ये कह रहे हैं आयरन के डोम बनाए, तो क्या प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑफ कलर ऑफ कॉपर डोम ये चेंज होगी? क्या ओवरकम कर लेगा? समझते हैं कैसे।
ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर के ऊपर जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर जमा हुई है, क्लियर, जो डोम है, डोम के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की, जैसे ये डोम है, इस डोम के ऊपर लेयर ये किसकी आ गई? कॉपर कार्बोनेट की आ गई। अब कॉपर कार्बोनेट की लेयर एक टाइप से इसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, इसकी इनर सरफेस को बचा रही है। अगर आयरन को लेंगे तो आयरन तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और गैसेस से रिएक्ट करके कोरोड होगा और फ्लैकी ब्राउन सब्सटेंस जमा हो जाएगा, और वो क्या करेगा? जो अंदर की आयरन का है सरफेस, उसको भी किल कर देगा। इसको क्या करेगा? खत्म करेगा, धीरे धीरे कोरोड करेगा, इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा, जो कि टाइम के साथ में जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा। ये क्या है? ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर है बात? Domes used to made from thin sheet of metal. Why did the ancient architect use copper to make dome? देखो, जो पहले के जमाने में थे वो आर्किटेक्चर कॉपर को यूज करते थे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही होशियार थे, उन्हें पता था कि कॉपर जो है मेलेबल है, डक्टाइल है ना। क्योंकि उन्हें पता था कि जो मॉडर्न टाइम आ रहा है इतना पॉल्यूट कर देंगे कि सब कुछ गंदा होने लगेगा, तो पॉल्यूशन, और उन्होंने ऐसा मेटल को चुना कि वो मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है, और अगर पॉल्यूशन की वजह से उसके ऊपर कोरोड हो भी रहा है तो वो कोरोड उसको प्रोटेक्ट करेगा। कॉपर कार्बोनेट क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा। इस वजह से पहले के आर्किटेक्ट ने इनमें डोम में ये चीज चुनी है। चलिए इस आंसर को और अच्छे से एक बार इसमें देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं ये लोग। देखो, कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कॉपर कार्बोनेट की उसके ऊपर लेयर आ जाएगी। इसकी लेयर आ जाएगी कॉपर कार्बोनेट की। फिर क्या है? आयरन को तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कॉपर की वजह से उसके ऊपर क्या आ गई है? लेयर आ गई कॉपर कार्बोनेट की, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। और आयरन क्या लगाएंगे तो वो रस्टिंग कर देगा, रेडिश लेयर होगी जो अंदर की लेयर को धीरे धीरे खत्म कर देगा। कॉपर हाईली मेलेबल मेटल है, थिन शीट में यूज किया जा सकता है और अलग अलग सरफेस में भी लिया जा सकता है, डक्टिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अमृता, अमृता आ गई है यहाँ पे। अब वो क्या कह रही है? इलेक्ट्रोलाइज डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग द सेटअप। इस फिगर में ये दिया गया है, समझते चलना। इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बना हुआ फिगर है। इसमें कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। Which gas was she expecting to the form at the anode and which one at the cathode? बताना है कि एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी और कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी। एनोड अभी बताया था मैंने। अब अमृता, अमृता चार्ज कर रही है। देखो, पीसी क्या बताया? पॉजिटिव कैथोड। पीसी ना क्या बताया? निगेटिव एनोड। ये निगेटिव है तो निगेटिव पे कौन सी गैस मिलेगी? पॉजिटिव आयन की, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर कैसा आयन है? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन है। पीसी मतलब पॉजिटिव कैथोड, तो यहाँ पर कैसी मिलेगी? निगेटिव, यानी कि कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसी है? निगेटिव आयन की। तो निगेटिव वाली पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाली निगेटिव की तरफ। ये कैसे पता चला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। देखो, क्योंकि वाटर को वो ब्रेक कर रही है। अमृता किसको कर रही है? वाटर को। ये रहा, ये क्या लिखा है? वाटर। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन सी गैस मिलेगी? उसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी एनोड पर और कैथोड पर। पीसी मतलब पॉजिटिव कैथोड, तो कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी? कैथोड पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैथोड। पॉजिटिव कैथोड से गैस कौन सी हुई? पॉजिटिव कैथोड से गैस हमारी हो गई निगेटिव वाली, O2 निगेटिव। समझ रहे हो बात को? और एनोड की तरफ कैसी गैस हुई? एनोड होता है निगेटिव, जब एनोड हुआ निगेटिव तो निगेटिव की तरफ गैस कौन सी हुई? पॉजिटिव वाली। तो हाइड्रोजन हमें मिलेगा एनोड की तरफ और ऑक्सीजन मिलेगा कैथोड की तरफ। आंसर समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन अमृता पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। अमृता जो है थोड़ा सा समझदार नहीं है। अमृता क्या कर रही है? थोड़ी बेवकूफ़ी कर रही है।
क्या कर रही है, डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और कह रही मेरा बल्ब नहीं जल रहा, परेशान हो रही है। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा आप लोगों को भी पता है, देखो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में फ्री आयंस होते ही नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, और जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो कैसे करेगा। बात समझ रहे हो, क्यों नहीं हुआ, डिस्टिल्ड वाटर में फ्री आयंस नहीं है जिस वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब अमृता क्या कह रही है, अमृता की आगे की बात सुनते हैं। अमृता यहाँ पर ये कह रही है, which substance was added by Amrita to distill water get the result expected। देखो अब वो कह रही है कि क्या वो ऐड करे, अमृता पूछ रही है। अब अमृता को डिस्टिल वाटर में क्या ऐड करे कि उसका बल्ब जल जाए, ग्लो करे। तो अमृता को एक काम करना पड़ेगा, अमृता को, आप 10th के हैं, आपको बताना पड़ेगा, अमृता किचन में जाओ और नमक को लेके आओ, क्या डालो, सॉल्ट डालो इस डिस्टिल वाटर में, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। या फिर मार्केट से H2SO4 एसिड को लेके आए, वो उस डिस्टिल वाटर में डालेगी तो भी करंट फ्लो कर जाएगा। तो वो क्या ऐड करे, या फिर H2SO4 डाले, या फिर किचन में जाकर आप लोगों की एडवाइस से सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को लेके इसमें डालें। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अमृता की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसका बल्ब ऑन हो जाएगा। आज मैं वीडियो बनाते समय बल्ब को लेके बहुत परेशान था, तो मैंने बल्ब को फिर चेंज करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ZnO प्लस सी। अब देखो जिंक ऑक्साइड से, ये देखो जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूव और कारण में ऐड हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई या नहीं। नेक्स्ट, ZnCO3 हीट लग रही है, एरो के ऊपर हीट का मतलब हीट लग रही है, ये सिंगल है, कैसा है, सिंगल है, हीट की वजह से ये क्या हुआ, टूट गया, दो में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सी हुई, हीट लगना, तो हुई एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन भी है और एंडोथर्मिक भी है, कौन सी है, डिकम्पोजिशन प्लस एंडोथर्मिक। क्लियर। Mg और O2, अब ये दो हैं, दो मिलके एक सिंगल हो गए, ये कितने हैं, टू, टू मिलके कितने हैं, सिंगल, MgO बन गया और हीट निकल रही, हीट का निकलना, एग्जिट होना, एक्सोथर्मिक, कैसी हुई, एक्सोथर्मिक, और क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन, कैसी हो गई, कॉम्बिनेशन प्लस एंड एक्सोथर्मिक। क्लियर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अमृता के बाद अब सारा आ गई है। सारा क्या कह रही है, सारा ने 2 ml डाइल्यूट NaOH लिया है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक होता है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें फिनॉल पैथेलिन सोल्यूशन डाला है। द सोल्यूशन टर्न पिंक इन कलर, क्या करा उसने, सोल्यूशन का कलर पिंक हो गया। शी एडेड डाइल्यूट H2SO4 टू एबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, और क्या करा उसने, H2SO4 को यानी कि एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला है टेस्ट ट्यूब, फिर वो कलरलेस हो गया। ठीक है भाई, 40 drops of dilute H2SO4 were used for the change in the color। उसने सल्फ्यूरिक एसिड की कितने ड्रॉप ली, 40 ड्रॉप ली, तो वो 40 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड ली तो पिंक से वो हो गया कलरलेस, पिंक से कलरलेस हो गया, क्योंकि एसिड में कलरलेस होता है फिनॉल पैथिलीन और बेस में पिंक कलर का होता है। When Sarah added a drop of NaOH to the solution, सारा ने क्या करा, NaOH की ड्रॉप सोल्यूशन में डाली, द कलर चेंज्ड टू बैक टू पिंक, क्योंकि जब उसने बेसिक को बढ़ाया तो वो वापस से पिंक हो रही है। सारा नाउ ट्राइड द एक्टिविटी विद डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH रिकॉर्डेड, उसने ये एक्टिविटी करती गई। अब बोर्ड के एग्जाम थे तो प्रैक्टिकल में यही कर रही है सारा, NaOH ये रहा और ये ड्रॉप रही, ये ml यानी मिलीलीटर में, ये ड्रॉप्स में है। अब आंसर हमें इन क्वेश्चंस के देने हैं। क्या कहा गया, इफ सारा यूज कंसंट्रेशन H2SO4 इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, सारा ने क्या करा, H2SO4
की जगह पर देखो ये कैसा है, कंसंट्रेशन H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4, यानी डाइल्यूट की जगह पे कंसंट्रेशन ले लिया। जब ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट में H पॉजिटिव आयन कैसे होंगे, कम होंगे कंपेयर टू कंसंट्रेशन। देखो इसमें कम होंगे क्योंकि ये डाइल्यूट है, और कंसंट्रेशन में ज्यादा होंगे। जब ये ज्यादा होंगे, पहले वो 40 ड्रॉप ले रही थी, अब 40 से कम लेना पड़ेगा उसे, यानी कि 40 से कम, 40 से कम लेंगे। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन H2SO4 में H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, इसलिए। सारा मेजर 20 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 फाउंड 1 ml। देखो 20 ड्रॉप है और 1 ml के बराबर किसके, H2SO4 के, यानी कि ये है 1 ml के बराबर। क्वेश्चन में दिया गया इफ सारा ऑब्जर्व a change in color of NaOH solution by using 3 ml of H2SO4। 1 ml, फिर ये 30 हो रहा है यानी कि 1.5 ml, फिर ये 40 हो रहा है यानी इसका डबल 2 ml। ठीक है, ऐसे ही 20 के बाद अगर 60 कर लें, यहाँ पर कर लें 60 नेक्स्ट, जैसे ये हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कर लिया 60, 40 के बाद 60 करा, तो 60 में कितने ml बना है, H2SO4 3 ml बन गया। ठीक, तो इस साइड में NaOH कितना बना, NaOH कितना बनेगा, 6 बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका देखो डबल हो रहा है, 3 का डबल। अब देखो देखो 2 ml था तो ये 4 बन रहा है, 2 2 जा 4, 1.5 है, डेढ़ का डबल 3, एक का डबल 2, तो यानी कि उसका डबल बन रहा है। तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी NaOH, NaOH कितना होगा, NaOH 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसका डबल। क्लियर होगी बात। सारा टेक्स 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन टेस्ट ट्यूब। सारा ने क्या करा, 10 ड्रॉप लिए हैं H2SO4 के, add 2 drops of phenolphthalein solution, then she add NaOH drop by सारा observe change in color after 20 drop of NaOH। NaOH जब बढ़ गए, पहले देखो ये एसिड के कितने हैं, 10 ड्रॉप है। जब 10 ड्रॉप एसिड के हैं, एसिड में कलरलेस होगा। NaOH के ड्रॉप जब बढ़ जाएंगे, बेसिक में कलरलेस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारा को पिंक कलर दिखाई देगा। कैसा कलर मिलेगा, सारा को पिंक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्सपेरिमेंट। देखो कौन सी रिएक्शन बनेगी, वहां पर हम लोग H2SO4 है इसी क्वेश्चन में, और NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड की बेस से रिएक्शन जब भी कराते हैं तो न्यूट्रलाइज होती है। ठीक, न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, और वाटर बनेगा। आप हमें एक बात बताओ, क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड होता है जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठेगा। देखो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट है, कैंसिल, इसमें भी है कैंसिल, इसमें भी प्रेसिपिटेट है, कैंसिल। तो ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ना कि प्रेसिपिटेट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन कहा गया है अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। देखो हम लोग सारे क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में ये मुझे लग रहा है कि आएंगे। हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला CXHY, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ XY, XY की वैल्यू बतानी है। XY की वैल्यू के लिए कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, तो ये 2 लगा है तो 6 लगेंगे, 6 2 जा 12, जब ये 6 है तो ये 3 हुए, 3 2 जा 6। समझते हैं फिर से, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दिख रहा है, 12, आगे 2 लगा है तो 2 के टेबल में 12 6 जा आता है, और कार्बन कितने हैं 6, 2 3 जा 6 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कीप द केमिकल IUPAC नहीं बताना है। देखो तो ये बना C, ये बन गया C3H6। अब वही वाला रूल, कह दो ना, कह दो ना हो रहा है। ठीक है,
इसका डबल यहाँ पर आ रहा है, 3 2 जा 6, तो ये क्या हुआ, एल्कीन हुआ। कार्बन काउंट करते हैं, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप आ रहा है, कितना आ रहा है, प्रोप, तो ये बना प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। क्लियर हो गई बात, क्योंकि कार्बन 3 2 जा 6, तो प्रोपीन आ गया, एल्कीन है ये। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा समझते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए ये बना हुआ है C3H6, यहां पर बनाते हैं, देखो C3H6, तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड भी आ जाएगा कार्बन। क्लियर, हाइड्रोजन कितने, 6, 1 2 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, देखो 1 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पर, 1 2 3 4। ये बॉन्ड कैसे लग रहे हैं, बॉन्ड लग रहे हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, प्रोपीन की वजह से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि इन दो के बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन गिनो, 1 2 3 4 है, 4 हो गया, तो एक ऊपर एक नीचे हाइड्रोजन, इस कार्बन में 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर हो गई बात। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। देखो इसके बनाने के लिए, जैसे कार्बन है, अब ये ले लिया, ठीक, 1 2 3 क्रॉस लगा दी, ये क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो इस हाइड्रोजन के दो हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया, इसके भी दो हो गए, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, दो हो गए। एक बॉन्ड का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो, ये इसका, ये इस वाले का, गिनो कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। देखो ये हो गया इस वाले कार्बन का कंप्लीट। क्लियर, इस कार्बन में देखो 1 2 3 4, 1 2, ये हाइड्रोजन का लगा दिया और ये भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। इसमें इसका एक बाकी है, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। अब ये कैसे लगा रहे हैं, इस वाले कार्बन को गिनते हैं, इस वाले कार्बन के अकॉर्डिंग देखो, ये कार्बन है, गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वाले जो पर्पल कलर से मैंने कर रहा हूँ वो इस कार्बन का हो गया। इस कार्बन को गिनते हैं, मिडिल वाले का, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से ये गया यहाँ के लिए, ये किस कार्बन का हुआ, मिडिल वाले कार्बन के लिए। अब सबके 8 कंप्लीट हो गए, 8 क्या हो गए, सबके कंप्लीट हो गए। देखो इस हाइड कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहले कार्बन के कंप्लीट हो गए, ये मैं इससे कर देता हूँ। दूसरा कार्बन भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के भी 8 कंप्लीट हो गए। और हाइड्रोजन सब में लगे हैं। सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड जो होता है, मैंने बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर क्यों बनाया, ताकि ये आसानी से हो जाए। एक बॉन्ड का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। हाइड्रोजन के पास आउटर शेल में एक होता है, कार्बन के आउटर शेल में 4 होते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट, नेम द एल्कोहल which on heating which concentrate H2SO4 produce the above hydrocarbon CXH6, यानी कि C3H6 जो है, कौन सा एल्कोहल लें, तो कौन सा एल्कोहल लें जिसके H2SO4 से कराने पर, एल्कोहल देखो ये है क्या, प्रोपीन, तो हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब C2H5 और OH ग्रुप लग जाएगा, क्या लग जाएगा, OH ग्रुप, क्योंकि प्रोपेनॉल एल्कोहल है, एल्कोहल ग्रुप में OH आता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव होके OH आ जाएगा, तो प्रोपेनॉल। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ C3H6। देखो इसकी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, क्या है, C3H6, और इसमें किससे करना है, हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन गैस।
H2 gives टू, किसकी प्रेजेंट है, निकिल। निकिल क्या है यहाँ पर, कैटेलिस्ट। अब ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी स्ट्रक्चर बनाया था उसमें डबल बॉन्ड आ रहा था। इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे, 3 हाइड्रोजन ऐड होके 6 और 2 8 हो जाएंगे। क्या हुआ, C3H8, 3 2 जा 6 और 2 8, एल्केन बन गया, यानी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। 6 हाइड्रोजन थे, 2 और जुड़ गए, 8 हो गए। और ये रिएक्शन में कैटेलिस्ट कौन है, निकिल कैटेलिस्ट है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बी में बताया गया है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया गया है पी का और क्यू का। अब देखो पी के आउटर शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, पी के आउटर शेल में 6 हैं और क्यू के आउटर शेल में 1 है। इफ पी एंड क्यू कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। अब क्या करेगा, क्यू आसानी से एक अपना लूज कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। तो P और Q 6, अब ये 2 लगेंगे, ये लूज करने की जगह पे इसके साथ में एक ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, यानी शेयरिंग हो रही है, लूज नहीं हो रहा है, शेयरिंग। क्योंकि Q एक अपना इसको भी देगा और P एक इसको भी देगा। तो जब शेयरिंग होती है, शेयरिंग की वजह से क्या बन जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। अब देखो इसके बाद 6 हैं तो इसको 2 शेयर करने पड़ेंगे, तो Q लगेंगे 2, कितने लगेंगे, Q लगेंगे 2 और P 1। क्लियर, 2 क्यों लगे, क्योंकि 6 में 1 जाएगा तो 7, तो एक और लगना पड़ेगा, तभी तो 8 होंगे। यहाँ पर आउटर शेल फुलफिल होनी चाहिए। द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक इन नेचर, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। अब देखो एसिडिक और बेसिक नेचर जो कंपाउंड बना है, कंपाउंड बन के आया Q2P। कौन सा बन के आया कंपाउंड, Q2P। देखो अब जो कंपाउंड अपना बन के आया है वो आया है Q2P। ये वाला करा था अभी हम लोगों ने, C3H8 बना था। हाँ, आयनिक बॉन्ड, देखो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये रहा कोवेलेंट। कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड में क्या था, आयनिक बॉन्ड में Q2P बना है। ये क्वेश्चन में ये रहा आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, Q2P बना। और नेचर पूछा था, नेचर कैसा है, नेचर बेसिक है क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। अब एल्कोहल की ये क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल की 2Q से रिएक्शन हो रही है। जब 2Q से मेथेनॉल की रिएक्शन होगी तो देखो हाइड्रोजन रिमूव हुआ और OQ आ गया, हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या आया, Q। तो क्या बना, C2H5OQ और H2 बाहर। फिर नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, नेक्स्ट में what will be the formula of compound formed when P undergoes bonding with carbon। कार्बन के साथ में बॉन्डिंग में जाएगा। अब समझते हैं कार्बन के साथ में जाने का मतलब क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन के आउटर शेल में 4 होते हैं और हाइड्रो इसको P को 2 चाहिए, तो 2 लग जाएंगे क्योंकि एक P 2 ले लेगा और दूसरा P भी तो लेगा, तो तभी तो ये बनेगा Cp2। तभी ये यहाँ पर आंसर में क्या लिखा हुआ है, देखो Cp2 बना हुआ है, क्या बना हुआ है, Cp2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर करा था, ये विजुअली इंपेयर्ड वाला क्वेश्चन
जो इसमें और करके दिया गया है वही ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट में ऑक्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। इट कंबाइन विद कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। विच what type of bond is formed between कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग, क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है ना ये। फिर इसके बाद में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म कैल्शियम और ऑक्सीजन। और इसमें कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि Ca2 लूज करता है और ऑक्सीजन 2 गेन करता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द एबव कंपाउंड विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट एंड वाई। कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कोवेलेंट बॉन्ड तो होता नहीं है, क्लियर, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड क्यों होगा, क्योंकि इसमें फ्री आयंस प्रेजेंट हैं, फ्री आयन की वजह से मॉल्टन स्टेट में करंट फ्लो हो जाएगा। बात समझ आ रही, तो किसमें करंट फ्लो होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में करंट फ्लो होगा, क्योंकि उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट है। कमेंट ऑन फिजिकल स्टेट। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस, तो ये तो हो गई गैस। और CaO क्या होता है, सॉलिड में। कैल्शियम ऑक्साइड किसमें होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CO2। कार्बन की वैलेंसी कैसी है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट, तो यानी कि 4 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। क्लियर, ये केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने करा है। इसको कॉन्सेप्ट के साथ में करा है, इसको एक्सप्लेन करने बताने में जो भी टाइम लगा है, लेकिन आप एक ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स क्विक रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर देना, उसको मैं देख लूंगा। और नेक्स्ट जब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेंगे तो उसमें आपकी वो प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और दूसरी बात ये कि आपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें और तगड़े तरीके से पढ़ने पर बैठ जाएं। ठीक है।